नाज़रीन आदाब में हुसना, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में फिरका वाराना कशीदगी के बढ़ते वाकयात पर जमियत उलमा ने किया तशवीश का इजहार। लखनऊ में मजलिस आमला की मीटिंग। गुजरात वक्फ बोर्ड पर वक्फ जायदादों को बेचने की इजाजत देने का इल्जाम। मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्लाह ने मामले की जांच का दिया हुक्म। ISIS के खिलाफ जारी फतवे को आम करने पर जोर। उलमा ने मदारिस के जिम्मेदारों से अपना रोल अदा करने की अपील की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मोदी हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू करने का किया ऐलान। हुकूमत के अक़लियत मुखालिफ एजेंडे को लेकर लीग की नाराजगी। दिल्ली में सेकुलर तंजीमों के साथ भी की जाएगी मुश्तरका मीटिंग। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की आखिरी फ्लाइट भोपाल से रवाना। झारखंड के आज़मीन की कल से सफरे हज के लिए होगी रवानगी। कर्नाटक उर्दू अकादमी को 5 माह बाद भी नहीं मिली बजट की रकम। अदबी हलकों में पाई जा रही है नाराजगी। जमियत उलमा उत्तर प्रदेश ने सूबे में फिरका वाराना कशीदगी के वाकयात बढ़ने पर तशवीश जाहिर की है। जमियत के सूबाई सदर मौलाना अरशद रशीदी ने लखनऊ में मजलिस आमला की मीटिंग से खिताब करते हुए जमियत के अरकान को कौमी यकजहती के फरोग में बढ़ चढ़ कर शिरकत करने का पैगाम दिया। उन्होंने जिला यूनिटों के सदूर को इस्लाह माशरा की मुहिम को तेज करने और नए मेंबर बनाने की हिदायत दी। सबसे पहली बात ये कि इस वक्त सूबे के हालात निहायत नागुफ्ताबे हैं। फ़िरका परस्त ताकतें नफ़रत का खेल खेल कर अपने मकासद में, सियासी मकासद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। उसके पेश नज़र जमीयत उलमा ने अपनी यूनिटों को ये पैगाम दिया है कि कौमी यकजहती के प्रोग्राम गांव-गांव, देहात-देहात, तहसील-तहसील, शहर-शहर किए जाएं ताकि नफ़रत को पाट करके तमाम कौमों को आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की राह दिखाई। उत्तर प्रदेश में बदनामियां उरूज पर हैं। मजलूमों को इंसाफ और जालिमों को सजा नहीं मिल पा रही है और सरकारी अफसरान ही हुकूमत की बदनामी का बाज बन रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उत्तर प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हाफिज उस्मान ने लखनऊ में किया। 2013 में जब सहारनपुर कोतवाली मोहल्ला भंवासराय के सलीम ने एक पुलिस अफसर के खिलाफ जुल्म ढाने और लड़की उठाने की शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो दारोगा वासिक सिद्दीकी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। किसी तरह हाईकोर्ट से FIR दर्ज कराने के ऑर्डर हुए तो फाइल तफ्तीश में डाल दी गई और फिर पुलिस अफसर की तहकीक में एक ऐसे इंसान की गवाही दर्ज करा दी गई जो 12 साल कबल मर चुका है। मुकदमा लिखाने की कोशिश की, मुकदमा नहीं लिखा गया। उसके बाद वो चला गया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है इसका मुकदमा लिखिए। तो मुकदमा तो नहीं लिखा गया, हाई कोर्ट के आदेश पर उसकी विवेचना दे दी गई। उसमें ये पता चला कि इसने ऐसे आदमी का विवेचना की है तो उसने RTI लगाया कि एक ऐसा आदमी जो 12 साल पहले मर चुका हो वो कैसे जो है गवाही दे सकता है कि हाँ इसने विवेचना ने जो वासिक सिद्दीकी था SI था उसने विवेचना में गलती की है और ऐसे आदमी को शामिल कर लिया था जो पहले। हाफिज उस्मान के जरिए कराई गई तहकीक के बाद पुलिस का दारोगा मुजरिम पाया गया, लेकिन बजाय माकूल सजा देने के बैड एंट्री दिखाई गई और बुनियादी केस पसे पुश्त डालकर नई बहस शुरू कर दी गई। वाह क्या इंसाफ है। लड़की अभी तक गायब है, पुलिस दारोगा अभी तक मनमानी कर रहा है और मजलूम इंसाफ के लिए दर दर की खाक छान रहे हैं। वादी ने आयोग में पेश होकर बताया कि इसमें मेरी लड़की को भी उठा लिया गया, अभी लड़की बरामद भी नहीं हुई है, ये वादी ने बताया। तो आज तक उन लोगों पर तो कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने मारपीट की थी,
और लड़की जो उठा ली गई थी वो भी वापस नहीं आई है। ऊपर जो है वो दूसरे केस में उलझ गया है कि जो विवेचना हुई है वो सही है या गलत है। तो अब उसे पहले दूसरे केस को लड़ना, जब फिर पहले नंबर आएगा पहले वाले केस का। तो ये हाल है, इसलिए आयोग ऐसे मामलों में गंभीर है। डीजीपी को इंक्वायरी का पुनः इंक्वायरी का आदेश दिया है। ये कोई पहली वारदात नहीं है। ऐसे बहुत से केस सामने आ रहे हैं जिनमें आम लोगों का इस्तेसाल पुलिस कर रही है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई या तो की ही नहीं जाती या की जाती है तो इतना उलझाया जाता है कि इंसाफ की राह में मजलूम की जान ही चली जाती है। हाफिज उस्मान कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, अफसर और तानाशाह मिलकर ही हुकूमत की इमेज खराब कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत इतनी बेबस और लाचार क्यों नजर आती है। ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। ISIS के खिलाफ उलमा के मुत्तफ़िक़ा फतवे की मांग मुल्क गिर सतह पर सताइश की जा रही है, लेकिन साथ ही इस फतवे से आम मुसलमानों को वाकिफ करवाने के लिए मसाजिद का सहारा लेने पर भी जोर दिया जा रहा है। उलमा और दानिश्वरों का कहना है कि आम मुसलमानों में बेदारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वाज़ेह है कि 1000 से ज़्यादा उलमा, जिनमें तमाम मसालिक और मकतब फ़िक्र के उलमा शामिल हैं, इस फतवे की तायीद और हिमायत की है। इस्लामिक डिफेंस साइबर सेल, जिसका मैं हेड हूँ, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और हमने जब कल्याण वाला हादसा हुआ और उसके बाद जिस तरीके से और होम मिनिस्टर्स के बयान आए कि कुछ 17 लोगों को डिटेन किया है सरहदों पे जो IS में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, हमें ऐसा लगा कि ये मुल्क के मुसलमानों और मुल्क के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। इसके लिए हमने इसके ख़िलाफ़ एक मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के उलमाओं को साथ में लेकर एक मजबूत कदम कौम के सामने रखने की कोशिश की है। देखिए, दो चीज़ें हैं। चूँकि दाइश जो है उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है, जो नकाब चेहरे पर पड़ी हुई है या जो पर्दा चेहरे पर है वो इस्लाम का डाल के रखा है। ज़रूरत यह है कि हम तालीमात कुरान को आम करें, अपने नौजवान बच्चों को इस्लाम के उन ज़र्री उसूलों से मुज़य्यन करें या उन्हें सजाएं या उन्हें मुत्तला करें या उनके इल्म में इन बातों को लेके आएं कि इस्लाम क्या चाहता है, रूह इस्लाम क्या है, पैगाम इस्लाम क्या है। और हम हरगिज़ जो है इनके इस एक्ट को जो ISIS कर रही है इस्लामिक नहीं कह सकते। ये टोटली अन इस्लामिक अमल है, गैर मजहबी अमल है, गैर इस्लामी अमल है। देखिए, पहली बात तो ये कि फतवे जो हैं ये मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, प्रेस मीडिया में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, ये सब अपनी जगह ठीक है। अब इसके बाद में लोगों को एजुकेट करने का तरीका यही है कि इस सिलसिले में मास मूवमेंट शुरू किया जाए, नुक्कड़ सभाएँ ली जाएँ, लोगों को बताया जाए कि ये जो है गैर इस्लामी फ़ैल है और हाँ, ISIS का जो फ़ैल है ये गैर इस्लामी है, आप इसमें शरीक ना हो। और अब बात MIM की करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने का मुतालबा तेज कर दिया है। MIM ने लखनऊ में रिजर्वेशन के मुतालबे और सूबे में नज़्म नस्क को बेहतर बनाने के लिए बाइक रैली निकाली। रैली में नौजवानों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेते हुए सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। MIM के सूबाई सदर शौकत आजमी ने इस मौके पर समाजवादी हुकूमत को रिजर्वेशन का वादा याद दिलाते हुए कहा कि मुसलमानों से 18% रिजर्वेशन का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने सूबे में कानून व ज़ब्त की बिगड़ी हालत के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। सपा मुक्त प्रदेश और मौजूदा वक्त में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से यहाँ पे लाइन आर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। गुंडे और माफियाओं का राज है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की बात अपने मंशूर में की थी 2012 के चुनाव में। हम समाजवादी पार्टी से हम डिमांड करते हैं कि मुसलमानों के अपने किए गए वादे को पूरा करें, वरना ये जो आंदोलन हमने समाजवादी पार्टी के खिलाफ शुरू किया है, हम इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस आंदोलन को चलाएंगे। हम अपने
दरगाह सफ़ीपुर उन्नाव के सज्जादा नशी सैयद हसनैन बकाई ने कहा कि मौलाना कल्ब जवाद की औकाफ बचाओ तहरीक की हिमायत करने की पादाश में उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लखनऊ के प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बात करते हुए हसनैन बकाई ने यह भी कहा कि इस सिलसिले में पुलिस FIR लिखने से गुरेज करती रही। साथ ही बकाई ये भी कहते हैं कि धमकियां फ़ोन पर कई नंबरों से मिली हैं। हम समर्थन क्योंकि 5 तारीख को मैंने आन अमन बाशम के रोज़े जंगी बीनी पुश्तमन ई मनम का अंदर में आने खाको खूं बीनी सरे कि मैं वो नहीं हूँ कि रोज़े जंग आप लोग जिसकी पीठ देखेंगे, मैं वो हूँ कि रोज़े जंग आप लोग जिसका सर खाको खूं में देखेंगे। तो लिहाजा इन मामूली धमकियों से हम खानकाही डरने वाले नहीं हैं और सरकार को और जिसने ये धमकी दी है उसको ये चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि इनकी मामूली धमकियों से हम ना तो डरेंगे और जो समर्थन हमने मौलाना कल्ब जवाद साहब की इस तहरीक को दिया हुआ है और वो इंशाअल्लाह ता क़यामत वो कायम रहेगा, दायम रहेगा और जल्द ही इसकी डेट भी एक फ़ाइनल कर दी जाएगी कि वो इज्तिमा, वो जलसा कब होगा। तो ख़ास बात का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुस्लिम लीग की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मोदी हुकूमत के अक़लियत मुखालिफ एजेंडे के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है और निसाब का जाफरानीकरण, यकसा सिविल कोड और बैल के ज़बीहे पर पाबंदी के मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए मुस्लिम लीग कौमी सतह पर तहरीक का आगाज़ करेगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी तर्जुमान और रुकन पार्लिमान ET मोहम्मद बशीर ने कहा कि मोदी हुकूमत के अक़लियत मुखालिफ एजेंडे के खिलाफ दस्तखती मुहिम का भी आगाज़ कर दिया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली में एक मुस्लिम और सेकुलर माइंड सेट की हामिल तंजीमों की मुश्तरका मीटिंग बुलाकर मजीद तबादले ख्याल भी किया जाएगा। You all know that we have been talking about this. Even in the parliament, we have raised our voice against this. BJP's saffronization in the history, education and cultural sector. We all know that they have taken a very indifferent attitude in this. Education institutions such as UGC, NCERT, there they have appointed all communal type of officers. A saffronization or communalization of education sector means communalization of the entire country. It's a very dangerous signal. So we have to oppose this, not only our party. Those who believe in secular democracy should fight against this. गुजरात वक्फ बोर्ड एक मरतबा फिर तनाज़ात में घिरता नजर आ रहा है। गुजरात वक्फ बोर्ड पर वक्फ अराजी को गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने की इजाज़त देने का इल्ज़ाम लगा है और इल्ज़ाम किसी और ने नहीं बल्कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन इकबाल शेख ने लगाया है। इकबाल शेख के मुताबिक सन 2013 में तरमीमी वक्फ एक्ट नाफिज होने के बाद गुजरात वक्फ बोर्ड ने सन 2014 और 15 में 21 वक्फ जायदादों को फरोख्त करने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त कानून को ताक पर रख कर दी गई है। गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन AI सैयद ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि कुछ लोग वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर सियासत कर रहे हैं। उधर अक़लियती उमूर की मरकजी वजीर नजमा हिफ्तुल्लाह ने मामले की जांच का हुक्म दे दिया है। पहले जो बोर्ड को डिटेल्स स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से दी गई थी, उसी के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने 2014-15 में 21 प्रॉपर्टीज़ को बेचने का सैंक्शन दिया, मंजूरी दी, जो कानून के बिल्कुल खिलाफ है। और इससे पहले जब कानून अमली नहीं हुआ था तब 2011 में सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ को बेचने की मंजूरी दी गई थी और 2012-13 में 7 प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए सैंक्शन दी गई थी। और अचानक ही 2014-15 में ये कानून नाफिज होने के बाद
21 प्रॉपर्टीज़ को बेचने की सैंक्शन दी गई, मंजूरी दी गई, जो बिल्कुल सरासर कानून के खिलाफ है और डाउट पैदा करने वाली है कि ये क्यों इस तरह से हुआ। तो ये सारी बातों का डिस्कशन हुआ सेंट्रल लॉ काउंसिल की मीटिंग में। नज़मा हेप्तुल्ला भी बिल्कुल मुतमईन हुई कि ये गलत नहीं मानते हैं कि हमने कोई परमिशन दी हो या किए हो। हमने ज़रूर किए हैं, जो पाइपलाइंस के अंदर थे उनको हमने कोई न कोई कारण से था तो उसको क्लियर्स करने के लिए हमने ज़रूर किए, मगर हम लोग कायदा आने के बाद हमने कायदा का वायलेशन किया ऐसा नहीं। नीति में बहन जी ये क्या है कि ऐसा होता ही है। इकबाल जी कौन है, इनसे पूछिए, वो मेंबर है एंड ही इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस। ये कांग्रेस लोगों का मिली जुली ये सब सारी साजिशें है। और अब बात सफरे हज की करेंगे। झारखंड के आज़मीन हज के सफरे हज पर रवानगी का सिलसिला 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। रियासत के आज़मीन रांची एयरपोर्ट से खुसूसी हज परवाजों के जरिए जद्दा रवाना होंगे। पहले काफिले में रियासत के 266 आज़मीन शामिल हैं। झारखंड से जुमला 2840 आज़मीन रवाना होंगे। रियासती हज कमेटी ने आज़मीन को तमाम तर सहूलियात फराहम करने का दावा किया है, ताहम आज़मीन के रिश्तेदारों को कई शिकायतें हैं। वहीं मध्य प्रदेश से सफरे हज पर रवानगी का सिलसिला आज इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन इस मरतबा भी आज़मीन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूटकेस को लेकर आज़मीन को कई शिकायतें हुई हैं। आज़मीन का कहना है कि स्टैंडर्ड सूटकेस के नाम पर उन्हें जो सूटकेस फराहम किए गए हैं, हकीकत में वो इंतहाई नाक़िस साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की आखिरी फ्लाइट भोपाल से रवाना हुई। 6 सितंबर को इंदौर से हज फ्लाइट की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ था। 10 सितंबर को आखिरी फ्लाइट भोपाल से रवाना हुई। आज़मीन के रिश्तेदारों ने अपनों को नम आंखों से अलविदा कहा। इस मौके पर आज़मीन हज के अजीज़ व अकारिब की कसीर तादाद मौजूद थी। कर्नाटक उर्दू अकादमी को अभी तक इस्तेमाल के लिए बजट ना दिए जाने पर गुलबर्गा के अदबी हलकों में बरहमी देखी जा रही है। गुलबर्गा के अदबी हलके इस तसाहुली को उर्दू के साथ हुकूमत की नाइंसाफी करार दे रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब कर्नाटक उर्दू अकादमी की चेयरपर्सन का कहना है कि कुछ दफ्तरी उमूर और कागजी कार्रवाइयों की वजह से बजट रुका हुआ है, इसको जल्द ही हल कर लिया जाएगा। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने 13 मार्च को रियासती बजट पेश किया था। बजट को पेश हुए अब 5 माह का अरसा गुजर गया है। इसके बावजूद कर्नाटक उर्दू अकादमी को इस्तेमाल के लिए रवा साल के बजट से कुछ भी रकम नहीं मिल पाई है। अकादमी को रकम न मिलने से गुलबर्गा के अदबी हलकों में सख्त बरहमी पाई जा रही है। उर्दूदां तबका हुकूमत की नीयत पर ही सवाल उठा रहा है। अब किस तरह से एहतजाज करेंगे, आप क्या करके कहेंगे एहतजाज? तो भी आप उनकी नीयतों को समझना है कि भी क्या मकसद है आपका ज़बान के साथ। मुझे लगता है कि ज़बान के बारे में हुकूमत साफ ज़हन नहीं है। उर्दूदां तबका बजट की हुसूलियाबी में ताखीर को शक की निगाह से भी देखने लगा है। अहले उर्दू का मानना है कि अगले साल का बजट कम करने का जवाब पैदा करने के लिए तो कहीं बजट देने में 5 माह की ताखीर नहीं की जा रही। होता यह है कि 7 महीनों में शायद 2 करोड़ रुपए खर्च ना हो। अब अगला बजट देते हो तो वो लोग ये सवाल करेंगे कि भाई आपको हम 2 करोड़ देते, वही आप खर्च नहीं करें, इसलिए हम जो कम करते हैं। इस बहाने को लेके अगर वो ऐसा करेंगे तो डायरेक्टली एक माने में मुतासिबाना सलूक होगा उनका। दूसरी जानिब अहले उर्दू का एक तबका बजट के हुसूल में ताखीर के लिए हुकूमत को नहीं बल्कि मुताल्लिका दफ्तर को जिम्मेदार करार दे रहा है। ये इसमें वज़ीर आला की अदम दिलचस्पी या उर्दू को नज़रअंदाज करने का रवैया नहीं कार फरमा है, बल्कि हमारी दफ्तरियत है, लाल फीता शाही जिसे कहा जाता है, रेड टेपिज़म, जिसकी वजह से ये फंड जो है उर्दू अकादमी को अभी तक मिला नहीं है। वहीं कर्नाटक उर्दू अकादमी की चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया चौधरी भी बजट की हुसूली में ताखीर पर मुहतात नजर आ रही हैं। ताखीर के सवाल पर वो रास्त जवाब देने से ही गुरेज कर रही हैं। देखिए, गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है उसके तहत काम चलते हैं। जैसे दूसरे शोबाजात हैं
जिनको भी नहीं मिला है, तो जाहिर है हम सैंक्शन हो चुका है, ये हमको आने तक थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन अब आ चुका है, 2-4 दिन की बात है, इंशाल्लाह हो जाएगा काम। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कर्नाटक हुकूमत ने पहले पेश किए गए बजट में कर्नाटक उर्दू एकेडमी के लिए सिर्फ 13 लाख रुपए का ऐलान किया था। उर्दू वालों की जानिब से दबाव बढ़ने के बाद हुकूमत ने सप्लीमेंट्री बजट में उर्दू एकेडमी के लिए 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। ईटीवी न्यूज़, गुलबर्गा। बिहार के सेकुलर इत्तेहाद से समाजवादी पार्टी का अलग होना और स्वाभिमान रैली में शिरकत न करना कई इशारे दे रहा है। मुस्लिम लीडरों और माहिरीन का मानना है कि मुलायम सिंह दबाव की सियासत कर रहे हैं और हो सकता है कि मोदी और मुलायम के बीच कोई डील भी हुई हो कि मुलायम ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। तो नाजरीन, अब से कुछ देर बाद देखिए ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र की वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास मुलाकात। तो फिलहाल खास बात में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ये खास मुलाकात। आदाब।